हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग डीएलएड विषय से संबंधित यानी कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और ये आपके पार्ट बी से संबंधित है और पार्ट बी में आपको डीएलएड से संबंधित 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी क्रम में आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 18 है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। या फिर ऑप्शन डी, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें एक छात्र के विकास के सभी पक्ष को शामिल किया जाता है और यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है और यह उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सतत व्यापक मूल्यांकन में बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता है। बाकी ए, बी और डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवयवभूत, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी अनुभविक या फिर ऑप्शन डी संदर्भगत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक के अतिरिक्त, यानी कि संज्ञानात्मक श्रेणी के वैज्ञानिक जीन पियाजे से प्रभावित स्टेनबर्ग ने बुद्धि के 3 तंत्रों का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहला है सृजनात्मक यानी कि अनुभविक बुद्धि, दूसरा है संदर्भात्मक यानी कि संदर्भगत बुद्धि और तीसरा है घटकीय यानी कि अवयवभूत बुद्धि। और उन्होंने सामाजिक बुद्धि से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पे, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की अनुबंधित कौशल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से संबंधित सिद्धांत पर बल दिया था और 11 जुलाई 1943 ईस्वी को हार्वर्ड गार्डनर का जन्म हुआ था, जो कि एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने 1983 ईस्वी में बहुप्रतिभा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि थ, फ और च ध्वनियाँ हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रूपीम, लेखीम, शब्दीम या स्वनिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी स्वनिम ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कक्षा में लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखनी चाहिए, यानी कि कक्षा में लैंगिक भेदभाव करना उचित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ऑप्शन सी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को यह समझने के लिए जानना चाहिए शिक्षक और विद्यालय को कि कौन विद्यार्थी सीखने के योग्य है, अयोग्य कोई नहीं होता है। हम लोग बस पर्सनालिटी इंडिविजुअलेंस से ये समझ सकते हैं कि किस विद्यार्थी को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, कौन से विद्यार्थी कैसे सीख सकते हैं। इसको जानने के लिए विद्यालय को व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना,
शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजना, या फिर ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। यह सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा विद्यालय के सहयोग के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या फिर बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए इस पर, उसके रिकॉर्ड और सुधार पर बल देता है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली जिसमें कि छात्र के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाए, यानी कि कौन सा बच्चा का स्वास्थ्य कैसा है, उसके पास कौन सा कौशल है, उसके पास कौन सा गुण है, वो कैसी शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल कर सकता है, ये सभी कुछ सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति की बाधा में उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, या फिर ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने की ओर सभी बच्चे को मदद करता है। सीखने की तत्परता जो है वो डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता सीखने के सार्थक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यानी कि ऑप्शन बी की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, और थॉर्नडाइक के अनुसार यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं, बस अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क के साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, या फिर ऑप्शन डी, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अगर किसी शिक्षिका के कक्षा में कोई शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं तो उन्हें आप नाम से ही पुकारें, उनको कोई विशेष नाम देने की ज़रूरत नहीं है, और आप उन्हें ये कह सकते हैं कि आप खेल के मैदान में जाने के लिए बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न, या फिर सांस्कृतिक कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक कारक जो है वो अधिगम अक्षमता में बिल्कुल शामिल नहीं होता है, बाकी ए, बी और सी जो है वो अधिगम अक्षमता में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि का लक्ष्य निर्धारित करता है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है, या फिर शिक्षार्थियों की निर्योग्यताओं के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समावेशी विद्यालय हमेशा बच्चों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन बी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन सी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिभाशील बच्चे को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो विद्यालयों द्वारा सामान्यतः उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, दोनों का संयोजन, या फिर ऑप्शन डी, मनोसामाजिक कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिभाशालिता जो होती है वो आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों के कारण होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, या फिर शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना। कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कक्षा में बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए शिक्षार्थियों को यह छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता डैश कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गतिक कौशल से संबंधित जो नियोगिता है वो डिस्प्रेक्सिया है। डिसकैलकुलिया में बच्चों को गणित पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने में यानी कि भाषा समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, या फिर ऑप्शन डी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अधिगम निर्योग्यता जो है वह एक चर अवस्था है और अधिगम विकृति का संबंध सीखने में होने वाली अक्षमता से होता है और यह क्षमता कई प्रकार के कौशलों और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो सकती है। जब कोई बालक पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हुआ पाया जाता है तो उसका यह पिछड़ना सामान्य नहीं होता, बल्कि उसके इस पिछड़ने को सार्थक रूप से निम्न स्तरीय प्रदर्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है और तब कहा जाता है कि बालक अधिगम विकृति की समस्या उत्पन्न हो गई है बालक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ऑप्शन बी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ऑप्शन सी संभावित युक्तियों को खोजना, या फिर ऑप्शन डी परिणामों की आशा करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। समस्या को छोटे हिस्से में बांटना के अतिरिक्त ये और सभी निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चा को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उनकी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबद्ध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, या फिर ऑप्शन डी अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपनी उपेक्षा को कम करने में। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो संतुष्ट हो जाते हैं और अगर उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं। ऐसा उनकी उपेक्षा को कम करने की उनकी जो अभिप्रेरणा होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही सामाजिकरण कहलाता है और सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो हैं या फिर मनुष्य समाज के जो विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ ये सबको सीखता है और जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है क्या? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, या फिर ऑप्शन डी क्रियात्मक उद्देश्य। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार चिंतन उद्देश्य नहीं है, बाकी भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या फिर पूर्ण से अंश की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो है वो कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। और सुकरात जो कि एक प्रसिद्ध विचारक और शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने बालक की शिक्षा के लिए प्रश्नोत्तर विधि का जनक किया था, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि का जनक जो है वो सुकरात को माना जाता है, यानी कि 123 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीखना केवल विद्यालय में होता है, यह सीखने से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सीखने से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार कौन सा नहीं है, प्राथमिक, द्वितीयक, नवीन या फिर कृत्रिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। गिलफोर्ड के अनुसार संवेग का प्रकार जो है वो कृत्रिम नहीं होता है। संवेग क्या होता है? संवेग संपूर्ण व्यक्ति के शरीर में तीव्र उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए या बाल मनोविज्ञान पर बल, ऑप्शन बी बालक के व्यक्तित्व का आदर, ऑप्शन सी व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ये सभी विशेषताएं होती है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कैटिल, अल्पोर्ट, फ्रायड या साइमन बिने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड थे और फ्रायड का जन्म वियना में हुआ था। फ्रायड आरंभ में स्नायु शास्त्री थे, परंतु बाद में फ्रांसीसी मनोचिकित्सक सारकोट के साथ अध्ययन करने के बाद पूर्ण रूप से मनोचिकित्सा शास्त्री हो गए और उनके विचारधारा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की क्रिया और अनुप्रेरणा का अध्ययन करना था। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम कौन से है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समानता का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित है और बौद्धिक विकास से तात्पर्य होता है समझने की शक्ति, तर्क शक्ति, स्मृति और बुद्धि का विकास। और बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप बच्चों को अपने बारे में और अपने आसपास के संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और इसी ज्ञान के आधार पर बच्चा अवधारणा का विकास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? वार्षिक परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, सत्र परीक्षा या फिर इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। रचनात्मक आकलन से संबंधित जो परीक्षा होती है वो सत्र परीक्षा होती है और रचनात्मक आकलन कार्य संपादक और शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रियाओं और शिक्षा प्राप्ति के क्रियाकलापों में उपयुक्त संशोधन करने के बारे में निर्णय लेने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को निरंतर फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा की अवधि के दौरान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है? बच्चे, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व इनमें से सभी हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आत्मा का अध्ययन करना ही सबसे पहले मनोविज्ञान के विषय में शामिल था और ईसा पूर्व युग में यूनान में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह के पुकारा गया और 16वीं सदी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मानस का विज्ञान कहा। उसके बाद इसे चेतना का और बाद में मानव व्यवहार का विज्ञान माना गया। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या फिर सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 15 से 18 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है और इस काल में बच्चे अब परिवर्तनशील सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अधिक से अधिक समायोजन करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ऑप्शन बी बालक और बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, ऑप्शन डी बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास होता है और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है और इसी अवस्था में बालक अपने परिवर्तनशील सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अधिक से अधिक समायोजन करने लगता है।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, कौन सा? प्यास, भूख, निद्रा या सुरक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सुरक्षा की भावना जो है वो जन्मजात नहीं होती है, वो बाद में विकसित होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत डैश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर या फिर ऑप्शन डी पावलोव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव से संबंधित है और इसी सिद्धांत को अनुबंधित प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापन अधिगम अथवा अनुबंधन अधिगम आदि विविध नामों से जानते हैं। और इन साहचर्य सिद्धांतों के क्षेत्र में रूस के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री इवान पी पावलोव का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने का प्रयास और त्रुटि विधि से संबंधित कौन से हैं? कर्ट लेविन, वाटसन, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने का प्रयास और त्रुटि का संबंध थॉर्नडाइक ने दिया था और इसी का नाम है नैमित्तिक अनुबंधन अथवा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, और यह थॉर्नडाइक और बैक्ट्रेव की देन है। थॉर्नडाइक ने एक मंजूबा यानी कि पजल बॉक्स में बिल्ली को प्रयोज्य बनाकर प्रयोग किया था और इस सिद्धांत को जन्म दिया, जिसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर या फिर ऑप्शन डी पावलोव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कोहलर को माना जाता है और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों की कोटि में गेस्टाल्टवादियों का सूझबूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रमुख है। इसके प्रवर्तक कोहलर थे और इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि वनमानुष सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक या फिर उद्दीपन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आदत जो है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं है, जबकि अभी प्रेरणा उत्पन्न करने वाले प्रमुख माध्यम जो है वो होती है जरूरतें, चालक, प्रेरक और उद्दीपन। नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या फिर ग्रुप तत्व सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुप्रेरक यानी कि बहुकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और थॉर्नडाइक का मत है कि बुद्धि में समान योग्यता जैसी कोई सत्ता नहीं है, बुद्धि के अंतर्गत कई तत्व हैं और किसी भी मानसिक क्रिया में कई तत्व मिलकर कार्य करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि IQ बराबर डैश बटे वास्तविक आयु गुणित 100। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 बराबर बुद्धि लब्धि। और इस सूत्र को दिया था जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने और इसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन ने बुद्धि लब्धि के मापन का संकेत दिया और इसी संकेत के अनुसार बुद्धि लब्धि मानसिक आयु शारीरिक आयु का अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीन विचार का सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है किसका? मौलिक बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का या फिर सभी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सभी सृजनात्मकता के आवश्यक गुण हैं। मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, संवेदनशीलता, स्वायत्तता, परिहास प्रियता एवं उत्सुकता सृजनात्मकता के प्रमुख गुण माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? ज्ञान, संवेग, बोध या फिर मूल्यांकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह प्रथम स्तर जो है वो संवेग को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि BCF के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए अच्छे अंक दिलाने वाली, बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना, शिक्षा द्वारा सब कुछ रटवाना या फिर इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, BCF के अनुसार शिक्षा जो है वो बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना करने से संबंधित होनी चाहिए, रटवाना या फिर अंक दिलाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है? अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिसकैलकुलिया जो है वह गणित सीखने संबंधी विशिष्ट अक्षमता है जिसमें छात्रों को संख्या और उन्हें व्यवस्थित करने में परेशानी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है? तो समावेशी शिक्षा जो है वो केवल विकलांग
बालकों की सामान्य शिक्षा है। जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा है या असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि समावेशी शिक्षा जो है वो विकलांग बालकों के लिए सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा का प्रावधान करता है। और समावेशी शिक्षा अशक्त बालकों से संबंधित शिक्षा है। यह उन छात्रों को दी जाती है जिनमें कुछ आवश्यकता होती है और जिन्हें आसानी से नियमित स्कूल कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। मूढ़ बालक, प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोष, बधिर बालक या फिर अंधा बालक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मूढ़ बालक वे बालक होते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से साधारण उम्र के बालक से कम होते हैं, यानी कि यह बालक के मानसिक स्तर से संबंधित है। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किस विधि से संबंधित है? तो यह आगमन विधि से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है, तो उस परीक्षण का वह गुण क्या कहलाता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर सहजता। तो इसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग बालकों के ज्ञान अर्जन के मापन के लिए होता है। इसमें परीक्षक के गलत दृष्टिकोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपको कितने मार्क्स आए। थैंक यू सो मच।